Goal, nation's leading institute. Students, today we are here to discuss the solution of AITS minor test first held on 22nd of June 2025. Let's start our discussion. Now the first question is 4 full turns of the circular scale of a screw gauge cover a distance of 1 mm on its main scale. It means ये क्वेश्चन हो गया आपका स्क्रू गेज के ऊपर बेस्ड. द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 25. फर्दर इट इज फाउंड दैट द स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.02 mm while measuring the diameter of a thin wire. A student notes the main scale reading of 4 mm and the number of circular scale divisions in line with the main scale as 18. The diameter of the wire. तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो डायमीटर विल बी इक्वल टू MSR दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस यहाँ पे लिखा करते जीरो करेक्शन. करेक्शन जस्ट इनवर्स ऑपरेशन ऑफ जीरो एरर. एरर निगेटिव तो करेक्शन में लिखेंगे पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव तो करेक्शन में लिखेंगे नेगेटिव. बात आती है यहाँ पे लीस्ट काउंट के लिए. तो लीस्ट काउंट का भी फार्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है, दैट इज पिच. Least count will be equal to pitch divided by number of circular scale division. Number of circular scale division. अब पिच के बारे में बात करें, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो स्क्रू गेज का तो नंबर ऑफ रोटेशन, अगर इसको रोटेट करें किसी भी स्टड्स के बीच में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सपोर्ट में लाने के लिए ताकि उसका थिकनेस या डायमीटर मेजर कर सकें, तो आप रैशेट को यहाँ पे ऐसे रोटेट करते हैं. जितनी बार आप रोटेट करेंगे तो मेन स्केल में इसका यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवलिंग वो कहलाता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 4 फुल टर्न्स. इसका मतलब पिच की अगर हम लोग बात करें तो पिच हो जाएगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया मेन स्केल में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1 mm डिवाइडेड बाई 4. जबकि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्वेश्चन में मेंशन है वो दे रखा है आपको 25. तो यहाँ पे आपने लिख लिया 25. तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 0.01 mm के बराबर. तो ये सब लीस्ट काउंट में ये वैल्यू पुट करेंगे. मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में मेंशन है, मेन स्केल रीडिंग 4 mm है तो यहाँ पे लिखे इसको 4 mm में मेंशन किए प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे दे रखा है 18 जो मेन स्केल से कोइंसाइड करता हुआ है. तो यहाँ पे इसको लिखे 18 लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया दैट इज 0.01. एरर यहाँ पे नेगेटिव तो इसको लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव दैट इज हो जाएगा ये 0.02. सॉल्व किया यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 4.2 mm के बराबर. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4. नेक्स्ट Question number 2. If force F, linear momentum P and density D are considered as fundamental units, the dimension formula of universal gravitational constant G will be. यानी यहाँ पे देखिए क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर A, लीनियर मोमेंटम की पावर B और तीसरा वेरिएबल है आपके पास डेंसिटी की पावर C. फिर क्या करते हैं दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन फार्मूला पुट करते हैं. डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं F इक्वल टू GM² डिवाइडेड बाई R². तो G का अगर आपको डायमेंशन नहीं है तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं G विल बी इक्वल टू F इंटू R² डिवाइडेड बाई M². डायमेंशन पुट किए फोर्स का MLT-2 और यहाँ पे डिस्टेंस है तो ये हो गया L² डिवाइडेड बाई मास है तो ये हो जाएगा M². तो आपको मिल गया M की पावर -1 L³ इंटू T की पावर -2. तो यहाँ पे आप डायमेंशन लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, सॉरी दैट इज M की पावर -1 L³ इंटू T की पावर -2. ये डायमेंशन लिखे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिख रहे हैं MLT-2 की पावर A. यहाँ पे वेरिएबल A, इसी को पता करना कि क्या वैल्यू होगा. लीनियर मोमेंटम की बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, यानी डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं MLT-1 की पावर B और डेंसिटी होता है मास, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम. तो क्या आप इसको ML की पावर -3 की पावर यहाँ पे लिख सकते हैं होल C. फिर देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे दोनों तरफ ML³ -2 L की T की पावर -2 विल बी इक्वल टू M की पावर, यहाँ पे देखिए A मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, दूसरा यहाँ पे पावर दिखा आपको B, तीसरा आपको पावर दिख रहा है यहाँ पे C. फिर यहाँ पे L के बारे में बात किए तो L का यहाँ पे पावर है A, यहाँ पे L का पावर दिखा आपको B और यहाँ पे L का पावर है -3C. फिर यहाँ पे टाइम के बारे में लिखे तो टाइम यहाँ T इक्वल टू -2A, T इक्वल टू -B और यहाँ पे T नहीं. फिर दोनों को यहाँ पे कंपेयर किए
कंपेयर करने पे a प्लस बी प्लस सी बराबर दिखा -1, m की पावर है, m की पावर ये, a प्लस बी माइनस 3c विल बी इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3 एंड -2a माइनस बी बराबर आपके पास आ गया यहाँ -2। क्या करें अगर हम लोग 1 एंड 2 में माइनस कर लें या फिर 2 माइनस 1 कर लें, इसकी एक क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, माइनस करते हैं इसमें तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, माइनस माइनस ये मिलके कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4c विल बी इक्वल टू, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, दिस -1 ये प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 4, तो c का वैल्यू यहाँ पे आ गया -1 के बराबर, यानी कि d की पावर में -1 एक जगह दिख रहा है आपको, यहाँ पे फोर्थ में दिख रहा है ऑप्शन ऐसा और फर्स्ट में दिख रहा है ऑप्शन ऐसा, 3 एंड 2 तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर क्या किए, जैसे c का वैल्यू मिल गया तो c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, c की वैल्यू सेकंड में पुट किए तो अपने पास रिलेशन आ गया a प्लस बी, c की जगह पे -1 मिलकर हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस का 3 इक्वल टू 3, तो a प्लस बी बराबर आ गया 0 और एक वैल्यू आपको दे रखा है -2a माइनस बी इक्वल टू है ये -2 के, दोनों को ऐड किए कट हो गया तो ये रिजल्ट आया आपके पास -a इक्वल टू -2, तो a का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2 के बराबर, ये देखिए a बराबर 2 दिख गया, तो फोर्स का यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिखा आपको, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते थे, a इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, बिकॉज a का वैल्यू 2 अगर यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो b बराबर आ जाएगा -2 जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट question number 3, given that the displacement of an oscillating particle is given as y is equal to a sin b x square plus ct plus d, the dimensional formula for a b c d। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, साइन का यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस सी टी प्लस डी है, ये तभी पॉसिबल होगा, दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो, यानी कि बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी, मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी, मस्ट बी इक्वल टू, और ये सब के सब साइनोसॉइडल फंक्शन के साथ लिखे हैं तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, दैट इज एम एल टी की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो b विल बी इक्वल टू 1/x स्क्वायर, यानी 1 बाई, पहले इसको कंसीडर किए तो यहाँ से b का आप डायमेंशन लिख लेंगे, तो b का डायमेंशन x आपका मीटर में है तो ये हो जाएगा l की पावर -2। फिर यहाँ पे सिमिलरली c का डायमेंशन लिख लेते तो c विल बी इक्वल टू 1/t और t टाइम है तो डायमेंशन ऑफ c विल बी इक्वल टू t की पावर -1, जब ऊपर ले गए इसको तो यहाँ पे -1 आ गया इन्वर्स में। ऐसे सिमिलरली d की बात किए तो d का डायमेंशन ही हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 मतलब 1 के बराबर। पूछा गया आपसे a b c d का वैल्यू क्या होगा। अब a की बात करें तो a को आप देख सकते हैं, ये तो आपके पास हो गया यहाँ पे डायमेंशन लेस, लेकिन y किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, तो अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ y विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, तो इसका भी डायमेंशन आ जाएगा l के बराबर। फिर यहाँ पे पूछा गया आपसे फाइनली ए बी सी डी का डायमेंशन क्या होगा, ए बी सी डी का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन l लिखे, फिर यहाँ पे b का डायमेंशन आपके पास l-2 है तो l-2 लिखे, c का डायमेंशन t-1 है तो t-1 लिखे, और d का डायमेंशन 1 था तो उसको ऐसे 1 से लिख दिए, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आ गया l-1 t-1 का वैल्यू, जहाँ पे ऐसा दिखा वो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि m की पावर 0 l-1 t-1 ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 4. A, B, C and D are the 4 different physical quantities having the different dimension. None of them is dimensionless. But we know that the equation of AD is equal to C, ln BD holds true. Then which of the combination is a meaningful quantity? फिर अगेन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसके साथ लिखा हुआ यहाँ पे टर्म जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यानी कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग दैट इज कॉल्ड बी डी का डायमेंशन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन लेस m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, जिसको आप लिख सकते हैं 1, यानी कि यहाँ से डायमेंशन आप b मिल जाएगा आपको 1/d के बराबर, आप ऐसा लिख सकते हैं।
फिर दूसरी बात यहाँ पे लिख रहा है कि AD का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ A इंटू डी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C के बराबर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मीनिंगफुल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है और कौन सा नहीं है। फर्स्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो लिखा हुआ आपके पास 1/b माइनस AD², तो क्या इसको AD इंटू डी भी लिख सकते हैं। AD को एक साथ लिखे, इंटू डी लिख लिए, वही लिखा हुआ है AD² डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिखे C। AD की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग C, और D यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1/b के बराबर हो जाएगा। तो क्या इसको आप 1/b माइनस AD की जगह पे आ गया C, और ये बचा आपके पास D, और नीचे बचा आपके पास C, तो C से C भी कट हो गया, और D यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 1/b के बराबर, क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं D विल बी आल्सो इक्वल टू 1/b। तो ये आपके पास आ गया 1/b माइनस 1/b। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो ये आपके पास एक मीनिंगफुल क्वांटिटी दिखा। तो फर्स्ट जहाँ पे होगा ऑप्शन सही होगा, तो 1, 3 और 4th में ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड यहाँ से रॉन्ग हो गया, क्लियर हुआ। सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। इसी सेकंड के लिए बात करें तो A² लिखा हुआ है, A² माइनस ऑफ B² C²। ये तभी पॉसिबल होगा जब डायमेंशन ऑफ A का स्क्वायर बराबर हो जाए डायमेंशन ऑफ B इंटू C के स्क्वायर के, ऐसा आप लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो B को लिख सकते हैं 1/d, तो B की जगह पे अगर 1/d आ गया तो क्या यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं A की जगह पे C/d, किसी को भी हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। A की जगह पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग C/d का होल स्क्वायर, इसी को चेक कर लेते हैं। और D को हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं भाई, D यहाँ से है 1/b के बराबर, तो क्या इसी रिजल्ट को लिख सकते हैं अगेन B इंटू C का स्क्वायर के बराबर, जो कि किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, जो कि ये लिखा हुआ था। इसका मतलब ये भी एक मीनिंगफुल क्वांटिटी है। तो फर्स्ट सेकंड जहाँ पे होगा वो ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। एक और चेक कर लेते हैं भाई, थर्ड वाली की बात कर लेते हैं। थर्ड में अगर हम लोग देख रहे हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं, लिखा है A/b, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब A/b का डायमेंशन इक्वल हो जाए डायमेंशन ऑफ C के, क्योंकि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब B की बात करें तो B को लिख सकते हैं 1/AD, तो यहाँ से ये आ जाएगा A, और B की जगह पे 1/d, तो 1/d हो जाएगा ऊपर AD के बराबर, और AD हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे लिखे थे AD का डायमेंशन C के बराबर, और यहाँ पे ये भी किसके बराबर हो गया, C के बराबर, मतलब ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ में अगर आप लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ D/C मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और D की जगह पे फिर आप लिख सकते हैं 1/BC, या A की जगह पे लिख सकते हैं C/d। देखिए क्या A की जगह पे यहाँ से आप लिख सकते हैं C/d, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ आपके पास है D/C। तो ये यहाँ पे मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं, मतलब फोर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 5. The length and the breadth of a rectangular sheet are 28.4 cm and 15.3 cm respectively. The area of the sheet in appropriate significant figures and error is. अगर हम लोग देखें यहाँ पे बात करें, एरिया पूछा गया आपसे, तो एरिया विल बी इक्वल टू फॉर रेक्टेंगल L इंटू बी। अगर यहाँ पे एरिया ये है तो डेल्टा A/A, एरर लिख रहे हैं इन एरिया रिलेटिव एरर, तो विल बी इक्वल टू डेल्टा L/B प्लस डेल्टा B/B, जो कि है रिलेटिव एरर इन एरिया। अगर यहाँ से हम लोग डेल्टा A की बात करें तो डेल्टा A विल बी इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B इंटू टाइम्स ऑफ A आ गया आपके पास। लेकिन अगर A की बात करें तो A आपको दे रखा है 28.4, A की मतलब एरिया की बात करें तो यहाँ पे लेंथ आ गया आपके पास 28.4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 15.3 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 435.52 के बराबर। बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर। जानते हैं जब भी कोई दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे जिस नंबर के पास में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, बिकॉज 1 2 3 1 2 3, तो फाइनल रिजल्ट भी सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, तो 3 उसके पास सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, दैट इज विल बी इक्वल टू 435 के बराबर। तो यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है 435, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते थे सेकंड को, लेकिन यहाँ पे पता कर लेते हैं कि डेल्टा L/L यानी डेल्टा A को एरर लिमिट में आप कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे लेंथ आपको दे रखा है, देखिए लेंथ है आपके पास 28.4, इसमें एरर क्या पॉसिबल होगा, तो एरर को लिखने के लिए ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे,
ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल, जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसको हमेशा 1 लिखेंगे। सिमिलरली अगर b की बात करें यहाँ पे, तो वो दे रखा है आपके पास 15.3, तो इसमें भी कितना एरर होगा, तो अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे 1। सपोज लिखा होता 15.305, तब आप क्या करते हैं, वहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, 3 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 5 के नीचे 1 लिखेंगे। यानी एरर लिखने का मेथड यहाँ पे हम लोग सीख लिए, सारी वैल्यूज़ को पुट किए, तो दैट इज डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल का वैल्यू भी 0.1 डिवाइडेड बाई लेंथ आपको दे रखा है 28.4, प्लस यहाँ पे ये वैल्यू पुट किए, डेल्टा बी का वैल्यू दे रखा है आपको 50, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास, देखिए ये वैल्यू फिर से यहाँ पे दे रखा है 1 के बराबर, प्लस यहाँ पे 0.1 एरर है, ये दे रखा बी आपको 15.3, और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर लिया एरिया जिसका वैल्यू आया था यहाँ पे 435.52, ये वैल्यू आया था यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई में ये वैल्यू कट हो जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको डेल्टा ए मिल जाएगा, दैट इज आ गया ये 1.53 प्लस ये हो जाएगा 2.84 हो जाएगा ये वैल्यू, और बाकी ये रेस्ट वैल्यू से कट हो गया, तो डेल्टा ए का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो डेल्टा ए का वैल्यू जो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा आपको आ गया 7 के बराबर, ये आ गया 3 के बराबर, और ये 2 3 हो गया 4.37 के बराबर ही आ गया रिजल्ट आपके पास। लेकिन बोला गया सिग्निफिकेंट फिगर में, फिर से बोला गया, तो एरर की बात करें तो एरर वाले केस में डेल्टा एल की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई 1, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो फाइनल आंसर भी आपका उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा ओनली 4 के बराबर। तो आपको ऑप्शन दिखा यहाँ पे, एरर लिमिट में अगर आप देखेंगे तो अप टू एरर लिमिट में आप लिखेंगे इसको a प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ए के बराबर, तो a का वैल्यू है आपके पास 435 प्लस माइनस ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट question number 6. In the following, I refers to the current and the other symbols have their usual meaning. Choose the option that corresponds to the dimension of electrical conductivity. जानते हैं आप रेजिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए, ऐसा जानते हैं हम लोग, जिसको लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई सिग्मा है, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इनटू एरिया। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन आप लिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन चाहिए, तो क्या ओम्स लॉ से V बराबर I इंटू आर जानते हैं, और R की जगह पे लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई I, जहाँ पे V है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑलवेज होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, चार्ज की बात की तो कैपिटल Q लिख लिया डिवाइडेड बाई I, और Q बराबर होता है I इंटू टी, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई Q बराबर I इंटू टी, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर इंटू टी, तो ये R आ गया, जिसको आप H बराबर I स्क्वायर आर टी से भी लिख सकते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, आप वहाँ से भी लिख सकते थे और करके, यानी रिजल्ट आप ऐसे लिख सकते हैं हीट H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी होता है, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये देखिए यहाँ से वर्क डन आ गया, तो रेजिस्टेंस लिख रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस का डायमेंशन वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर को एज इट इज़ लिखना है, टी यहाँ पे टाइम आ गया, तो इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया। अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसा लिखे, लेंथ है तो इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, रेजिस्टेंस आया तो उसका डायमेंशन लिखेंगे ml स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू आई माइनस 2, ऐसा आपको मिला रेजिस्टेंस का डायमेंशन, इनटू एरिया है तो इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर एल की पावर 4, लेकिन ऊपर जाने पे क्या मिलेगा आपको m माइनस 1 एल माइनस 3 टी क्यूब इंटू आई स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जहाँ दिखा हुआ ऑप्शन, तो ऑप्शन अपने पास दिख रहा है यहाँ पे m माइनस 1 एल माइनस 3 टी स्क्वायर इन टी क्यूब इंटू आई स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। Next. Question number 7.
आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट डायमेंशन। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंस हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू हीट इट विल बी इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मास है और यहाँ पे हीट है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो C विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M इंटू डेल्टा टी। इसका डायमेंशन की बात करें तो ये आपको मिलेगा ml स्क्वायर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ml स्क्वायर T माइनस 2, यहाँ पे मास आ गया। और ये टेम्परेचर को लिखा करते हैं हम लोग K से या थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्म में, तो आप इसको डायमेंशन फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया हम लोग को टेम्परेचर को थीटा से। तो m से m कट हो गया, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया L स्क्वायर T माइनस 2 और थीटा माइनस 1 आपके पास ये आया। और जबकि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे ये लैटेंट हीट की बात करें तो लैटेंट हीट होता है Q इक्वल टू M इंटू L, जहाँ पे L लैटेंट हीट है, तो लैटेंट हीट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई M। जब भी आप इसका डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तो ये दोनों तो डिफर क्वांटिटी हो गए, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्योंकि सेकंड वाले की बात करें तो कोरिसिविटी एंड मैग्नेटाइजेशन, तो कोरिसिविटी की बात करें तो ये होता है आपके पास कोरिसिविटी दैट इज B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, जिसको आप बोलते हैं NI के बराबर, और यही होता है आपके पास मैग्नेटाइजेशन। सिमिलरली स्ट्रेस और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, तो स्ट्रेस इलास्टिसिटी के बराबर, यानी यहाँ पे भी दोनों सेम चीज़ है। वेव नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर भी कांस्टेंट भी ये होता है 1/m, यानी कि मीटर इनवर्स, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पूछा कौन सा अनइक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द गिवन बॉडी इन अ टाइम, एकदम करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्रोवाइड द चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम इंटरवल, ये भी करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a particle is moving with constant acceleration a. Following graph shows v square versus x displacement plot. The acceleration of the particle is. अगर हम लोग यहाँ पे देखें ये जो प्लॉट दे रखा है, ये प्लॉट कुछ y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में दे रखा है, बिकॉज ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑलवेज, यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट को लिखते हैं हम लोग c से, वो पॉजिटिव, तो ऐसे ऐसा लिखे। तो y एक्सिस में यहाँ पे आपको दे रखा है v स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लिए v स्क्वायर विल बी इक्वल टू m क्या होता है स्लोप, एक्स एक्सिस में क्या है x, इंटरसेप्ट की बात की तो यहाँ पे आ गया 30। अब चाहिए यहाँ पे स्लोप, और स्लोप के लिए हम लोग जानते हैं हमेशा यूज करते हैं स्लोप दैट इज m विल बी इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या होता है y बाई एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप की बात करें तो हर एक पॉइंट पे चाहे यहाँ पे स्लोप देखे, यहाँ स्लोप देखे, यहाँ स्लोप देखे, हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा सेम। अगर हम लोग यहाँ पे चेक कर लें कि इस वाले पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप के लिए ये आ गया थीटा आपके पास। थीटा के लिए आपको चाहिए ये y डिवाइडेड बाई ये x, ये y डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है 90, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है 60, तो ये y किसके बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60 के बराबर। इट इज़ नॉट अ डिग्री, ये यहाँ पे वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर से लिख ले रहे हैं एक बार, ये हो जाएगा 90 माइनस 60 विल बी इक्वल टू 30। x की बात करें तो 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू आपके पास आ गया 10 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 5 के बराबर। तो यहाँ पे आपको स्लोप दिख गया दैट इज 30 tan थीटा y बाई एक्स, 30 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 6, तो आपने यहाँ पे लिखा 6। और जब देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी x का फंक्शन है, जब भी वेलोसिटी x का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं अभी देख रहे हैं यहाँ पे। पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया तो क्या दिखा आपको भाई यहाँ से x की पावर n वाला फार्मूला, तो n x की पावर n माइनस 1, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो v को और डिफ्रेंशिएट dv बाई डी एक्स, राइट साइड में चले तो ये हो गया 6 और dx डिवाइडेड बाई dx, यहाँ पे 30 तो कांस्टेंट था तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0, dx बाई dx हो गया 1 और v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये मिल गया आपके पास एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 6, तो a बराबर आ गया आपके पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि जानते हैं जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x हो तो एक्सेलरेशन लिखा करते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a ball is released from a height h. If T1 and T2 be the time required to complete first 1/4
and the second 3/4 of the distance respectively, then choose the correct relation between T1 and T2। पहले इसको स्टेटमेंट को एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉप किए तो यहाँ से u बराबर 0, यहाँ तक आने का समय के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे उससे पहले अगर ये टोटल हाइट यहाँ पे h ले लें हम लोग, यहाँ से यहाँ तक आने का हाइट h है, तो ये बोल रहा है कि 1/4, तो यानी कि h/4 हाइट तक आने में समय लग रहा है इसको T1, और रेस्ट जो हाइट है यहाँ पे 3h/4, तो यहाँ तक आने का समय लग रहा है T2। अगर हम लोग यहाँ पे सेगमेंट बांट लें ABC, तो क्या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे A to C के लिए h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u क्या हो गया 0 प्लस हाफ ऑफ g, एक्सेलेरेशन यहाँ पे g के बराबर, और t स्क्वायर की जगह पे अब आप क्या टोटल टाइम जो दे रखा आपको T1 प्लस T2 का स्क्वायर, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और जबकि हम लोग यहाँ पे अगर A to B की बात करें तो A to B के लिए अगेन u 0 है, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं h/4 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ g ऑफ T1 का स्क्वायर, ऐसा रिजल्ट लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ से T1 मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ से ये रिजल्ट आ गया, तो T1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई 4g, दैट इज अंडर रूट h डिवाइडेड बाई 2g, ये मिल गया आपको T1 के बराबर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास 2h डिवाइडेड बाई g, और 2h डिवाइडेड बाई g, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। तो देखिए आप अगर यहाँ पे आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या यहाँ से रिजल्ट आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2h डिवाइडेड बाई 4g जो यहाँ लिखा हुआ था, तो क्या इसको आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2h बाई जी, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 1/2 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2h बाई जी। तो क्या यहाँ पे इसकी जगह पर 2t1 लिख सकते हैं, बिकॉज ये t1 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो क्या रिजल्ट दिखा भाई, T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू 2t1, इधर ट्रांसफर कर दिए तो T1 बराबर आ गया आपके पास T2 के, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the relation between time t and distance x for a moving body is given as t is equal to 10x square plus 5x, the retardation of the motion is, सेम क्वेश्चन इस बार नीट 2025 में भी पूछा गया था, बस यहाँ पे वेरिएबल mx स्क्वायर प्लस nx टाइप में था, तो सेम रिजल्ट देखिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, t is equal to 10x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x, डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड में विद रिस्पेक्ट टू x में, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, dt बाई dx विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2x इंटू dx बाई dx प्लस 5 टाइम्स ऑफ dx बाई dx, ये वैल्यू 1 हो गया, तो क्या इसको 1/v वेलोसिटी दिखा आपको, इक्वल टू ये हो गया आपके पास 20 इंटू x के बराबर, बिकॉज ये भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा 2x और dx बाई dx हो जाएगा 1 के बराबर, तो क्या यहाँ से सॉरी और प्लस 5 भी है, प्लस यहाँ पे 5 भी आ गया। अब आप क्या करें, एक्सेलेरेशन पता करना है तो डिफ्रेंशिएट करें आप बोथ साइड में, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, लेकिन इस बार किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लेते हैं, बिकॉज dv बाई dt एक्सेलेरेशन होता है, तो 1/v स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस का 1/v स्क्वायर इंटू dv बाई dt, कैसे लिखा गया भाई, क्योंकि आप जानते हैं dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन 1/x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ x की पावर -1, तो ये हो जाएगा n x की पावर n -1, जिसको आप लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर, सेम रिजल्ट वहीं पे लिखे, लेकिन चूंकि हम लोग अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करें t, इसलिए यहाँ पे dv बाई dt लिखे, अदरवाइज v x का फंक्शन था। आप यहाँ पे डिवीजन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इस स्टेप से देखो सॉल्व कर रहे हैं, तो विल बी इक्वल टू 20, अब x को भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, बिकॉज आप दोनों तरफ एक न्यू वेरिएबल लिया, तो इसलिए ऐसा लिखे, 5 कांस्टेंट था तो 0 हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट दिखा भाई, माइनस का 1/v स्क्वायर इंटू dv बाई dt विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 और dx बाई dt होता है v के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो dv बाई dt यही एक्सेलेरेशन होता है, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 20 v क्यूब के बराबर आ गया। पूछा आपसे यहाँ पे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मीनिंग ही होता है कि यहाँ पे निगेटिव साइन का हट जाना, तो दैट इज 20 v क्यूब, तो ऑप्शन आपको दिखाया यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
A swimmer wants to cross a river from point A to point B. Line AB makes an angle of 37 degree with the flow of a river. Magnitude of velocity of the swimmer is same is that of the river. ये स्टेटमेंट आ गया. अगर यहाँ पे इसने सेम बोल दिया तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इसका रिजल्टेंट ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पास हो. इसका मतलब इस रिजल्ट को लाने के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं. देखिए ये सेम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये जस्ट यहाँ से पास होना चाहिए, क्योंकि दोनों के केस में वेलोसिटी यहाँ पे क्या बोला गया, सेम है. तो अगर ये 37 है तो ये मस्ट बी 37 डिग्री. तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे दे रखा है A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड, A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है. तो वैल्यू पूछा गया 3A1 प्लस 2A2. तो क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस वैल्यूज को लिख लेते हैं 3A1 प्लस ऑफ 2A2. ये वैल्यूज लिखे और यहाँ पे दे रखा है डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट है आपके पास दैट इज 2A1 माइनस ऑफ 3A2 के बराबर, ऐसा लिख लिया हम लोग. फिर क्या किया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 6. सेम क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर, ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और ये मिलेगा आपको A1 डॉट A2. सिमिलरली अब इस क्वांटिटी से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ A2 डॉट A1 के बराबर हो जाएगा. और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 टाइम्स ऑफ, अब ये हो जाएगा A2 स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि A डॉट B बराबर B डॉट A. तो A होता है बिकॉज ये एक स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 6A1 स्क्वायर, इसमें इसको माइनस किए तो ये आ गया माइनस 5 टाइम्स ऑफ A1 डॉट A2 के बराबर और ये हो गया माइनस ऑफ 6A2 स्क्वायर. तो A1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है क्वेश्चन में 2, A2 का मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन अभी A1 डॉट A2 का वैल्यू नहीं पता. लेकिन उसके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में है A1 प्लस A2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 के बराबर, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है. और मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा अंडर रूट में. उसी AB कॉस थीटा को A1 डॉट A2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए तो रिजल्ट आया आपके पास A1 स्क्वायर प्लस ऑफ A2 स्क्वायर प्लस 2A1 डॉट A2, जिसको अगर आप चाहें तो 2A1 A2 कॉस थीटा तो उसको लिख सकते हैं 2A1 डॉट A2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया ये 16 के बराबर. वैल्यूज पुट किया A1 का यहाँ पे दे रखा है. A1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 चूंकि 2 का स्क्वायर प्लस A2 का मैग्नीट्यूड भी 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 डॉट ऑफ A2 इज इक्वल टू 16. तो 16 कट हो गया. तो यहाँ से एक रिजल्ट आया आपके पास A1 डॉट A2 का जो वैल्यू होगा -2 के बराबर, यहाँ पे पुट कर देंगे. तो सारी वैल्यूज को पुट किए. 6A1 का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 तो उसका स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5. A1 डॉट A2 आ गया आपके पास -2 के बराबर, मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा -6. और A2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 तो उसका स्क्वायर हो गया 16. ये वैल्यू को सॉल्व किए तो ये आया आपके पास माइनस का 62. तो आंसर आपको दिखा यहाँ पे 4 के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. The trajectory of a projectile projected from the ground is given by y is equal to x minus x square by 60, where x and y are measured in meter. The maximum height attained by the projectile will be. इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है. सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इन टर्म्स ऑफ रेंज, दैट इज x tan थीटा 1 माइनस x बाई आर. दिस इज द ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इन टर्म्स ऑफ रेंज. कंपेयर किए वहाँ पे तो यहाँ पे दे रखा आपको y इज इक्वल टू x कॉमन ले लिए तो आ गया 1 माइनस x डिवाइडेड बाई 60. कंपेयर करने पे यहाँ पे दिखा आपको tan थीटा का वैल्यू 1 के बराबर. tan थीटा यहाँ पे 1 हो गया एंड साथ साथ में यहाँ पे रेंज कंपेयर किए तो रेंज का वैल्यू आपके पास आ गया 60. जैसे यहाँ पे रेंज हो गया आपके पास तो आप एक फार्मूला जानते हैं, रेंज विल बी इक्वल टू 4h टाइम्स ऑफ कॉट थीटा, जहाँ पे आपको पता है कि h क्या होता है मैक्सिमम हाइट, कॉट थीटा tan थीटा बराबर 1. तो यहाँ से आप बता सकते हैं थीटा की वैल्यू होगा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री तो कॉट 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1. तो रेंज का वैल्यू आ गया यहाँ पे 4h के बराबर. और यहाँ पे ये रेंज आपको दे रखा है 60 इक्वल टू 4h. तो h मैक्स का वैल्यू आ गया आपके पास 15 मीटर. आप यहाँ से बता सकते थे एक ये रिजल्ट है जिसको आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन 3 के फॉर्म में.
एक फॉर्म और आपके पास है कि y इक्वल टू दे रखा है x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। मैक्सिमम हाइट तभी पॉसिबल है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल जब पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाए 0। और दूसरी बात आप जानते हैं कि पर्टिकुलर गिवन ग्राफ में ये मैक्सिमम हाइट अटेन करने के समय ये पॉइंट होगा जहाँ पे इस कर्व का जो y और x में दे रखा है इक्वेशन का स्लोप क्या हो जाए 0। अगर यहाँ पे स्लोप 0 होगा इस टिप पॉइंट पे, तो स्लोप को पता करने के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज स्लोप विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट किया तो 1 माइनस ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया 2x बाई 60 इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको दिख गया, x का वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे 30 के बराबर। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 30 के बराबर आया यहाँ पे पुट कर देंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो पुट किया आप 30 माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई हो गया 60। तो ये इससे कट हो गया तो ये मिला आपको 30 माइनस ये आ गया 15। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 15 मीटर। आइदर आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है यहाँ पे। तो सारे फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो मैच 1 ये लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करके ऑप्शन पूछा गया कि क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें c इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है c इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, तो क्या इसको c इज इक्वल टू a प्लस बी लिख सकते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर उसी के हेड से स्टार्ट करते हैं, फिर अपोजिट वे में ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। देखिए अगर ये पहला वेक्टर a है, दूसरा इसी के हेड से स्टार्ट किए b है, फिर अपोजिट वे में ऐड किए यहाँ पे तो मिला c, यानी a को ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ वाला, यानी a का जहाँ पे फोर्थ होगा वो ऑप्शन होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में c प्लस बी के बराबर। अब रिजल्टेंट a है। अगर यहाँ पे c और b की बात किया जाए तो देख रहे हैं यहाँ पे अगर ये पहला वेक्टर c है, दूसरा इसी के हेड से स्टार्ट किए, फिर अपोजिट वे में, तो इसका मतलब b को रिप्रेजेंट करेगा 3। तो जहाँ पे a का 4 b का 3 होगा वही ऑप्शन होगा। सिमिलरली आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो आइए रिजल्ट के पास चलते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिला हम लोगों को। देखिए a का आपको दिखा था फोर्थ, a का हुआ फोर्थ, b का हुआ थर्ड, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हम लोग को फोर्थ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देंगे, बाकी ऑप्शन वहाँ पे आप मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a girl standing on road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. If she starts running without umbrella with a speed of 20 to 2 km per hour, the rain drops hit her head vertically. The speed of rain drops with respect to the moving girl पूछा गया। तो अगर यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से पहले बात करें तो ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल से बोला गया कि यहाँ से रेन जो है ये अपने आप को गर्ल ने एक अम्ब्रेला को होल्ड किया वर्टिकल से किसी एंगल पे, वो एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो टर्म होगा ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या हुआ कि गर्ल जो है वो उसने अम्ब्रेला को लीव किया और दौड़ना शुरू कर दिया, यानी स्टार्ट किया रनिंग। तो ये क्या मिलेगा आपको वेलोसिटी ऑफ गर्ल, जिसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं v एट g। तो अगर ये vg है तो आप जान रहे हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तो दूसरा वेक्टर आपके पास यही मिलेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दिस वेक्टर रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, ये हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जैसे ही उसने अम्ब्रेला को लीव करके दौड़ना स्टार्ट किया तो रेन हिट्स हर वर्टिकली। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। पूछा है आपसे कि विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। तो आपके पास एक यहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल की हेल्प से आप बता सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। तो tan 45 क्या हो जाएगा भाई, ठीक परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। तो जी लिख लिए। tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल वही होगा जो वेलोसिटी ऑफ गर्ल होगा, जो कि दे रखा है आपको 20√2 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। स्टार्ट करा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
इफ a इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप एंड b इक्वल टू माइनस 10 आई कैप प्लस 24 जे कैप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर आप यहाँ से चेक करें तो a और b पैरेलल होने का कंडीशन होता है कि a विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ b, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग b में 5 कॉमन भी ले लें तो यहाँ पे 10 आई कैप 24 जे कैप है, तो ये फॉर्मेट फुलफिल नहीं होता, तो ये यहाँ पे पैरेलल वाला कंडीशन तो नहीं होगा। फिर पूछा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कभी भी 1 या 2/1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 के बराबर, और ऐसे 10 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी आपको नहीं मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं a क्रॉस b के बराबर, तो a क्रॉस b को चेक कर लेते हैं क्या ये 0 के बराबर मिलेगा आपको। तो यहाँ देख लेते हैं 5 आई कैप माइनस ऑफ 12 जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए b के साथ, दैट इज माइनस 10 आई कैप प्लस 24 जे कैप, ऐसा ले लिए। मल्टीप्लाई किए तो i क्रॉस i तो हो गया था 0, इससे मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया आपके पास प्लस का 120, और i क्रॉस j, चूँकि आप जानते हैं यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस को लेकर अगर क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे, तो i क्रॉस j किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे k कैप के बराबर, तो आपने लिख लिया k कैप। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए -12, इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया प्लस का 120, लेकिन j क्रॉस i किए तो ये कितना आ गया माइनस का k कैप, और j क्रॉस j क्या हो जाता है 0, तो रिजल्ट यहाँ से पूरा कट के आ गया 0, तो ऑप्शन दिखा हम लोगों को सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ वेक्टर a cos ओमेगा t sin ओमेगा t j कैप में प्लस b cos ओमेगा t by 2 i कैप माइनस sin ओमेगा t by 2 j कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम, देन वैल्यू ऑफ इज फॉर विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि बोथ आर परपेंडिकुलर, वो तभी पॉसिबल होगा, मतलब a और b परपेंडिकुलर है, तो इट मीन्स इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज 0 के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या रिजल्ट दिखा आपको भाई, cos ओमेगा t आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, जानते हैं हम लोग आई कैप को आई कैप से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे लिखे cos ऑफ ओमेगा टी बाई 2 आई कैप माइनस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, सारे रिजल्ट को लिखे इक्वल टू 0 के बराबर। आई डॉट आई यहाँ पे 1 होता है, तो cos ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, देखो इसको एक बार फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू को, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई 2, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये मिला आपको साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2 का प्रोडक्ट जो मिलेगा वो भी 0 के बराबर। अब ये फॉर्मेट बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो फार्मूला होता है इसका cos a प्लस b, तो a की जगह पे ओमेगा टी प्लस b की जगह पे आपको दिखा ओमेगा टी बाई 2 विल बी इक्वल टू 0, और कितने का वैल्यू 0 होता है, तो एक cos 90 जिसको रेडियन में लिख लिए पाई बाई 2 के बराबर, ताकि यहाँ से cos को रिमूव कर सके, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 3 ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ से रिजल्ट आया t इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, तो ऑप्शन आपको दिखा t इज इक्वल टू पाई बाई 3 ओमेगा 3। नेक्स्ट Question number 19. The position coordinate of a particle that is confined to move along a straight line is given by x is equal to 2t cube minus 24t plus 10, where x measured from a convenient origin and t is in second. Determine the distance travelled by the particle during the interval from t is equal to 1 second to t is equal to 4 second. Remember यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया, और डिस्टेंस अगर पूछा गया तो आपको ये भी चेक करना होगा कि पोजीशन गिवन पोजीशन के अकॉर्डिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टिकल मूव करते हुए स्टॉप हुआ, कहीं रुक गया हो, तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, बिकॉज एक्स टी का फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट किए तो ये आपके पास आ गया 6t स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 पुट किए, तो यहाँ से t स्क्वायर बराबर 4 आया, तो t का वैल्यू यहाँ से दिखा 2 सेकंड, जो गिवन टाइम इंटरवल के इनसाइड है ये, t इक्वल टू 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में t इक्वल टू 2 सेकंड एक ऐसा समय था जब पार्टिकल चलते हुए रुक गया, तो इसका मतलब है कि पहले x बराबर 1 सेकंड पे पता करते इसका पोजीशन क्या होगा, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, माइनस 24 इंटू 1 प्लस का 10, तो ये वैल्यू आपके पास आ गया -12 मीटर के बराबर, t इक्वल टू 1 सेकंड पे, यानी पार्टिकल पहले जब चलना शुरू किया तो t बराबर 1 सेकंड पे वो पहुंचा था -12 पे। ऐसे चेक करेंगे t बर x एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे,
तो 2 सेकंड पे पोजीशन पता की, तो जहाँ पे टी है वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस लिखे 24 इंटू 2 प्लस 10 के बराबर, तो ये आ गया आपके पास -22 मीटर। ऐसे ही पता करेंगे पोजीशन एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, तो जहाँ पे टी है वहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब -24 इंटू 4 प्लस का 10, तो ये आ गया आपके पास 42 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइन कन्वेंशन यूज़ कर लेते हैं। देखिए ऐसा t बराबर 0 पे, अगर t बराबर 0 भी पुट करके यहाँ पे देखें तो t बराबर 0 पे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, आप जान रहे हैं यहाँ पे ये सब 0 हो गया तो ये आ गया 10 के बराबर, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 था। लेकिन पूछा गया t इक्वल टू 1 सेकेंड में, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में इसका पोजीशन आपको मिला -12 और t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये जाके यहाँ पे स्टॉप हो गया, तब इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था -22 मीटर। फिर लास्ट में पूछा t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहीं ये रिजल्ट पॉजिटिव में आ गया, तो ये आपने लिखा x इक्वल टू 42 मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, बिटवीन t इक्वल टू 1 to 4 सेकेंड पूछा गया, तो पहले देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस चला s1 जो कि कितना हो जाएगा -12 है, -20 है, तो ये आपको मिला 10 मीटर के बराबर। फिर उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ वापस आया होगा ओरिजिन में, तो उसने डिस्टेंस चला होगा जो कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 से यहाँ से t इक्वल टू 0 के बीच में यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना आ गया 22 मीटर। फिर उसके बाद में फिर यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया, ये आ गया यहाँ पे 42 मीटर के बराबर, तो ये डिस्टेंस भी आपने यहाँ पे S3 लिख लिया जो कि है 42 मीटर के बराबर। तो टोटल वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में, तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी S1 प्लस S2 प्लस S3 के बराबर, जो कि हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 22 प्लस 42 के बराबर, तो ये हो गया आपके पास 4, ये आ गया 74 मीटर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, velocity and acceleration of a particle at time t is equal to 0 are u is equal to 3j cap meter per second and a is equal to 8 I cap plus 3j meter per second इसका respectively displacement of particle at t is equal to 2 second। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर लेंगे फार्मूला s is equal to ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो कांस्टेंट दे रखा है 8 I cap प्लस 3j cap, तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो s is equal to डिस्प्लेसमेंट u दे रखा है आपको 3j कैप और t का वैल्यू पूछा है यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 तो 6 I कैप प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखे यहाँ पे 8 I कैप प्लस ये है यहाँ पे 3j कैप और t का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 2, तो ये हो गया 4। तो ये वैल्यू यहाँ से कट हो गया, तो कितना मिला आपको 6 I कैप, 2 से 4 कट हो गया, यहाँ पे बचा 2, तो ये हो जाएगा 2 यानी 16 I कैप प्लस 6j कैप। तो I कैप में I कैप ही ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 6, ये आ जाएगा 22 I कैप प्लस 6j कैप। और फिर यहाँ पे पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए तो I कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा √400 दैट इज 20 मीटर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, the speed of a projectile at its highest point is v1 and at the point half the maximum height is v2 if v1 by v2 का रेशियो दे रखा, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछा गया। तो क्या करें यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता करने के लिए सबसे पहले एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किए किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से इनिशियल वेलोसिटी u। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है 0, सिर्फ इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx जो कि ux के बराबर होगा, जो कि होता क्या u cos थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसी को बोल दिया गया क्वेश्चन में v1 के बराबर, तो v1 लिख लिया। लेकिन वो ये कब था, ये मैक्सिमम हाइट पे था h मैक्स पे। बोल रहा कि जब मैक्सिमम हाइट का हाफ होगा ये ड्यूरेशन h मैक्स का जब हाफ होगा तब पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा, तो उसके पास वेलोसिटी v।
तो उसको भी आप दो फॉर्म में लिखेंगे, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे भी वी एक्स जो होगा वो यू कॉस थीटा के बराबर हो, लेकिन वी वाई नहीं पता। अगर वी वाई मिल जाएगा तो यहाँ से फिर हम लोग वी को निकाल सकते हैं, बिकॉज वी जो होगा एट एनी पॉइंट पी पे जब ये मैक्सिमम हाइट का हाफ होगा तो वी को आप लिखेंगे अंडर रूट टाइम्स ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अभी वी वाई नहीं पता, लेकिन वी एक्स जानते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर के बराबर प्लस वी वाई स्क्वायर नहीं जान रहे। तो अगर इस पॉइंट को ओ बोल दे, इस पॉइंट को पी बोल दें, तो फ्रॉम ओ टू पी क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर यानी वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वर्टिकल कंपोनेंट में लिख लिया। वी वाई नहीं जान रहे तो वी वाई का स्क्वायर, लेकिन यू वाई पता है, जो कि होता है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, चूंकि ए वाई ऑलवेज यहाँ पे माइनस जी के बराबर, और एस वाई आपको दे रखा है एच मैक्स डिवाइडेड बाई 2, एच मैक्स डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट हो गया, तो वी वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस और जी इंटू एच मैक्स का फार्मूला तो जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर, जी से जी कट हो गया। तो यहाँ से वी वाई का जो रिजल्ट आया वी वाई स्क्वायर आपको मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेके बाई 2 लिख लिए, बिकॉज ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट ये आ गया आपके पास। तो वी वाई यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो वी वाई आपके पास आ गया तो अंडर रूट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो वी आपको क्या मिला भाई, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी जब वो मैक्सिमम हाइट पे था, मैक्सिमम हाइट के हाफ पर था, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो क्या ये रिजल्ट आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, प्लस ये लिखा आपने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे इसको और सॉल्व किया तो वी स्क्वायर बराबर ये आ गया आपके पास यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इस रिजल्ट में जब आप इसको माइनस करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही आपको दे रखा है वेलोसिटी यहाँ v2 के फॉर्म में, यानी कि अब इस वेलोसिटी को आप नाम दिए थे v2, तो क्या इसको v2 लिख सकते हैं, बिकॉज ये वेलोसिटी उस हाइट पे है जहाँ पे h मैक्स था, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में v2 दे रखा है, और इस वेलोसिटी को आपने v1 दे रखा था। इन दोनों को जरा यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं क्या होगा रिजल्ट यहाँ से। सिंस दे रखा है आपको v1 बाई v2 का वैल्यू है अंडर रूट 2/3, अंडर रूट 2/3, तो दो तरफ स्क्वायरिंग कर लिए तो रिजल्ट आया v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/3, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिल गया 2/3 के बराबर। जैसे यहाँ पे 2/3 मिला तो इस रिजल्ट को आपने फिर से लिख लिया 2/3। तो v1 का वैल्यू दे रखा है आपको, v1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई v2 का वैल्यू ये लिखा हुआ है आपके पास यू स्क्वायर, यहाँ से अगर आपने कॉमन ले लिया तो बचा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये होल वैल्यू आ गया आपके पास 2/3 के बराबर। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हो गया। पहले फर्दर आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर इसके आगे और हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहीं से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हो जाएगा, बाकी रिजल्ट आगे देख रहे हैं इज इक्वल टू, फिर देखिए आपके पास जो रिजल्ट बचा था वो था कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे आप देख रहे थे वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, बिकॉज आपने वहाँ से कॉमन ले लिया था यू स्क्वायर को, इज इक्वल टू वो रिजल्ट था आपके पास 2/3 के बराबर। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे फिर से आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये रिजल्ट लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई तो 2 माइनस 2 से 2 कट हो गया, तो ये रिजल्ट बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आया तो ये 1 इक्वल टू मिला, इधर लाने पे आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो क्या यहाँ से आप साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/√2, और कितने का ये वैल्यू होता है साइन 45 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे
45 डिग्री, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, question number 22. A particle is moving such that its position coordinate x comma y are 3 meter, 4 meter at time t is equal to 0, 23 and 29 at t is equal to 3 and 18 and 15 meter at t is equal to 6 second. Average velocity vector पूछा गया from t is equal to 0 to t is equal to 6 second. अगर t is equal to 0 to t is equal to 6 second बोला गया तो यहाँ से आप जानते हैं v एवरेज जो होगा वो लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो उसको डेल्टा टी. इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेंज इन पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल के बराबर यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे दे रखा है पोजीशन वेक्टर, तो v एवरेज लिखे, टाइम पूछा गया 6 और 0 के बीच में, तो t2 हो गया 6, t1 हो गया 0, तो t एट 6 पे इसकी पोजीशन कितना था वो दे रखा है क्वेश्चन में, 18 और 15 दे रखा था, तो उसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट में, तो 18 आई कैप प्लस का 15 जे कैप, बिकॉज ये वैल्यू x के बराबर, ये वैल्यू y के बराबर, ये x होता है, ये y होता है. माइनस साइन लगाए, r1 की वैल्यू यानी t बराबर 0 पे जो कि दे रखा है आपको 3 आई कैप और दूसरा दे रखा है आपको प्लस का 4 जे कैप 3,4 मीटर के टर्म में. तो ये वैल्यू आपके पास आ गया. यहाँ पे नीचे 6 लिखे, आई कैप में आई कैप ही माइनस कर सकते हैं, तो 18 माइनस 3 आ गया 15 आई कैप, 15 में इसको माइनस कर दिया तो ये प्लस का 11 जे कैप आ गया. जहाँ पे ऐसा दिखा वो हम लोग का आंसर. तो वी एवरेज विल बी इक्वल टू 15 आई कैप प्लस 11 जे कैप बाई 6, तो ऑप्शन विल बी 4. नेक्स्ट, question number 23. A particle is projected with a velocity u such that its range on the horizontal plane is equal to the greatest height attained by it. The range of the projectile is. तो देखिए हम लोग जानते हैं रेंज और ग्रेटेस्ट हाइट के बीच में ये फार्मूला दैट इज 4h cot थीटा के बराबर. तो बोला गया कि जो रेंज है ये रेंज एक टर्म और लिख सकते हैं 4h क्या कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं. बोला गया रेंज और ये मैक्सिमम हाइट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बोला गया सेम है, तो क्या यहाँ से आप बता सकते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू 4 के बराबर. tan थीटा अगर 4 मिला तो तुरंत आपने ट्रायंगल का यहाँ पे हेल्प लिया, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो ये कितना आ जाएगा √17 पाइथागोरस थ्योरम से. तो पूछा कि रेंज का वैल्यू क्या होगा, तो रेंज का फार्मूला जानते हैं r इक्वल टू यानी 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी साइन 2 थीटा का ये फार्मूला लिख लिया यहाँ पे. तो रेंज विल बी इक्वल टू यहाँ लिखे 2, ये हो गया u स्क्वायर साइन थीटा यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो दैट इज 4 डिवाइडेड बाई √17 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √17 और जी नीचे बचा हुआ था. तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 जी के बराबर. तो ये रेंज मिला आपको, जहाँ ऐसा होगा वो ऑप्शन. तो ऑप्शन दिखा हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17 जी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. The speed of a boat is 13 km per hour in still water. It crosses a river with 1 kilometer along the shortest possible path. Shortest possible path in 12 minutes. The velocity of the river water क्या हो जाएगा यहाँ से. तो देखिए आप ये बता सकते हैं, यहाँ पे एक ये रिवर है जिसका विद दे रखा है दैट इज d इक्वल टू 1 किलोमीटर, और यहाँ पे एक ये जस्ट इधर जाना है, तो ये बोट लेकर चले इधर वेलोसिटी v, तो यहाँ पे रिवर का फ्लो इधर. तो ये था एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट जो कि मिलेगा आपको √v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, जहाँ पे u क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर और रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, u से डिनोट कर रहे हैं. जहाँ पे v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिख रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो ये रिजल्ट आया तो ये क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, जिसको हम लोग लिख रहे हैं वी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जी लिख लेते हैं वेलोसिटी, जहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है बोट को और यहाँ पे यू आ गया वेलोसिटी ऑफ वाटर या वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो देखिए यहाँ पे टाइम आज डिस्टेंस भी दे रखा, टाइम भी दे रखा क्रॉस करने के लिए, तो हम लोग जानते हैं टाइम बराबर टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन स्पीड आपके पास कौन सा मिलेगा इसको क्रॉस करने के लिए, तो
वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। टाइम दे रखा है 12 मिनट, डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर में तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए तो 12/16 60 इक्वल टू ये है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। वी का वैल्यू दे रखा है आपको 13 किलोमीटर पर आवर, तो 13 का स्क्वायर माइनस ये वेलोसिटी ऑफ रिवर देख लिए, तो ये किसके बराबर हो गया 5। तो यहाँ से फिर लिख सकते हैं कि अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी 5। तो यहाँ से सॉल्व किए तो u बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ 25 यानी 5 का स्क्वायर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 144, यानी कि u बराबर आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट question number 25. The acceleration time graph for a particle moving in a straight line is shown as figure. The velocity of the particle at t is equal to 0 is 4 meter per second. The velocity after t is equal to 4 second. यानी 0 पे velocity उसके पास था इनिशियल में और t बराबर 4 पे पूछा है। और हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, चूंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जानते हैं ये होता है क्या dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या इस dv को लिख सकते हैं हम लोग a इंटू डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो dv बराबर यहाँ पे लिखे a dt, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v मान लिए, और a dt यहाँ पे एरिया और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसका एरिया। यानी यहाँ से इसको सॉल्व किए तो ये मिला v माइनस यू इक्वल टू एरिया, ट्रायंगल दिख रहा है तो हाफ, बेस है 4 इंटू हाइट यहाँ पे दिखा आपको 12 के बराबर, तो ये हो गया आपके पास 24 के बराबर। तो u आपको दे रखा है इनिशियल में कितना दे रखा है 4 के बराबर, तो v इक्वल टू 24 इधर लेकर गया तो ये हो गया +4, तो ये आ गया आपके पास 28 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड 28 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए पुलिस जीप इज चेजिंग विद वेलोसिटी ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर अ थीफ is another jeep moving with the velocity 171 km per hour. Police fires a bullet with muzzle velocity of 200 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief. यानी यहाँ से जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ से पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। यानी पहले यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये देखिए ये पुलिस की कार है ये, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं P से, मतलब पुलिस। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार जो कि दे रखा है आपको 63 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो ये 35/2 मीटर पर सेकंड आ गया। और दूसरी बात यहाँ पे जो थीफ है वो भी भाग रहा है, यहाँ पे स्पीड दे रखा है थीफ का, कार का, कि देखिए ये थीफ है जिसको लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ थीफ, टी से लिख रहे हैं, जो कि दे रखा है 171 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो ये वैल्यू आ गया 95/2 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया, ये रिजल्ट आ गया। तो कह रहा है कि यहाँ पे मजल वेलोसिटी दे रखा है, तो मजल के बारे में समझ लेते हैं। मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जेक्ट, ये कहलाता है मजल वेलोसिटी। जैसे यहाँ पे पुलिस की कार मूव करते हुए उसने फायर किया तो वो मिला आपको दे रखा है क्वेश्चन में 200 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार, जिसको आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि दे रखा है 200 मीटर पर सेकंड। तो क्या यहाँ से आप पता कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, तो होगा 200 प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है आपको 35/2, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पूछा है आपसे कि वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू बुलेट क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू बुलेट क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो जाएगा, ये पूछा है एक्चुअल में आपसे, क्योंकि पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना, ये स्टेटमेंट लास्ट पढ़ेंगे, द वेलोसिटी ऑफ इट विल स्ट्राइक द कार ऑफ द थीफ। तो पूछ रहा है आपसे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपने लिख लिया जो कि दे रखा है 200 प्लस 35/2
और माइनस कर दिए, ये वैल्यू दे रखा है 95 डिवाइडेड बाई 2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1, देखिए ये आ गया आपके पास 200, आपने इसमें माइनस कर दिया, माइनस किया तो ये कितना बचेगा, ये 90, यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 30, तो 200 माइनस 30 दैट इज आ गया 170 किलोमीटर पर आवर दिखेगा आपके, सॉरी 170 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे सॉरी ये रिजल्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि सबको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, तो ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए पार्टिकल मूव्स along y axis such that its y coordinate varies with time t according to the relation y is equal to दे रखा है आपके पास y is equal to 4 plus 6t plus 8t स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। पूछा इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो पहले वेलोसिटी पता करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0 प्लस 6 प्लस यहाँ पे 16t के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन में t बराबर 0 पुट किए तो रिजल्ट आया आपके पास 6 मीटर पर सेकंड। जहाँ दिखेगा वो आंसर तो 30 दिख रहा भी एक बार, लेकिन अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा गया तो एक्सेलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 6 का वैल्यू 0 हो गया प्लस 16t, t का वैल्यू 1 हो गया, तो आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 28. For motion of an object along x-axis, the velocity v depends on the displacement x, as v is equal to 4x square minus 3x. What is the acceleration at x is equal to 2 मीटर। तो देखिए यहाँ पे चूंकि वेलोसिटी जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, यानी कि पोजीशन के फंक्शन में है, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है a विल बी इक्वल टू, इस केस में लिखेंगे v dv बाई dx। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x में, तो dv बाई dx का रिजल्ट आ गया आपके पास, ये हो जाएगा 8x माइनस 3 के बराबर, और यहाँ पे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गया दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x इंटू ये वैल्यू हो गया 8x माइनस 3। तो पूछा x बराबर 2 पे, तो यहाँ की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा x बराबर 2 पे 4 माइनस ये है वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू 2, ये रिजल्ट आपने लिख लिया 8 इंटू 2 माइनस ये हो गया 3, तो ये कितना आ गया आपके पास भाई 16 माइनस 6, ये हो गया 10 के बराबर, इंटू ये हो गया 16 माइनस 3 तो 13, तो ये आ गया आपके पास 130 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। A particle is thrown vertically up with an initial velocity 12 meter per second from the surface of earth. The time in second taken by the particle to reach the height of 7 meter from the surface second time पूछा आपसे। तो देखिए आप यहाँ पे जानते हैं कि h बराबर आप लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो क्या इसको यहाँ पे टाइम का रिलेशन भी आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट दे रखा है आपको 7 इक्वल टू u भी आपको दे रखा है, विद इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है आपको 12t प्लस आप ये देखो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किए तो ये कितना आ जाएगा माइनस का हाफ और g का वैल्यू 10 इंटू क्या आ जाएगा ये t स्क्वायर। तो जैसे ही आपके पास रिजल्ट आए तो 7 इक्वल टू 12t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, फिर आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, इधर लाया तो हो गया माइनस 12t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे t का ये लगा दिया श्रीधराचार्य का फार्मूला, तो माइनस b तो प्लस माइनस ये हो गया b प्लस माइनस अंडर रूट फार्मूला के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर का मतलब हो गया ये 144 माइनस 4ac 4 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है आपके पास 5, तो ये मिलकर हो जाएगा 10, नहीं तो आप यहाँ पे 5 लिख के बता सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। देखिए 2 ये हो गया इंटू 5, तो देखिए 144 ये हो गया माइनस 140, तो यहाँ से 4 कॉमन आया, तो यहाँ पे फिर अंडर रूट से बाहर आके लिखे हम लोग 12 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू मिलेगा आइदर 14/10, आइदर जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10/10, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1.4 सेकेंड और ये वैल्यू आ गया आपके पास 1 सेकेंड। तो कौन सा वैल्यू आप कंसीडर करेंगे, तो t बराबर 1.4 सेकेंड, क्योंकि पूछा आपसे फ्रॉम द सरफेस सेकेंड टाइम इन द सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी 1.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30।
A body dropped from the top of a tower covers a distance 11x in the last second of its journey, where x is the distance covered in first second. How much time does it take to reach the ground? देखिए अगर यहाँ पे बात करें तो 1 सेकेंड में कवर किया गया, लास्ट सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस को लिखते हैं हम लोग SN माइनस 1 विल बी इक्वल टू U प्लस G/2 इंटू 2n-1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और ये क्वेश्चन में दे रखा आपको 11x के बराबर है, विल बी इक्वल टू U प्लस G/2 इंटू 2n-1। जहाँ पे देखिए ड्रॉप किया गया तो U का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 11 इंटू एक्स बराबर G/2 इंटू आ गया आपके पास 2n-1, जहाँ पे n क्या है टाइम, कितने टाइम में आके वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से, ये पूछ रहा आपसे। लेकिन x का जो बारे में जो बोला गया कि वो लास्ट सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा गया लास्ट सेकंड में, वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड बोला गया, तो x इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस हाफ ऑफ इंटू जी इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया G/2 के बराबर। तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू G/2 इक्वल टू G/2 इंटू 2n-1, तो यहाँ से मिला 2n बराबर 12, तो n बराबर यहाँ से आ गया 6 सेकंड के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 6 सेकंड विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। A body is projected vertically upward with a velocity u. It crosses a point in its journey at a height of h twice just after 2 सेकंड एंड 10 सेकंड. द वैल्यू ऑफ u मीटर पर सेकंड क्या होगा? देखिए जब हम लोग जानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया किसी हाइट पे, पर्टिकुलर ये हाइट को 2 बार क्रॉस करा, एक बार टाइम t1 पे और फिर जब रिवर्स वापस आएगा यहाँ से, तो इसने क्रॉस किया इसको t इक्वल टू t2 पे, दूसरा समय यहाँ पे t2 ले लिए। ये है ऑब्जेक्ट जिसको प्रोजेक्ट करें इनिशियल वेलोसिटी u से। तो जानते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को लिख सकते हैं t1 प्लस t2 क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाते हैं, तब ये रिजल्ट आता है t1 प्लस t2 विल बी इक्वल टू 2u/g। तो एक बार टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड, दो बार टाइम दे रखा है 10 सेकंड, विल बी इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई g का वैल्यू भी यहाँ पे 10, तो ये हो गया आपके पास u इक्वल टू 2u इक्वल टू 2u इक्वल टू ये हो जाएगा 12, 2u इक्वल टू ये हो गया 12 इंटू 10, तो u बराबर आ गया आपके पास 60 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Velocity of a particle changes with position according to the following curve. Acceleration of the particle at x इक्वल टू 2 मीटर क्या हो जाएगा, ये पूछा गया आपसे। ध्यान देना यहाँ पे वेलोसिटी और x के बीच का ग्राफ दे रखा है, तो क्या ये फॉर्मेट आपको दिखा y इक्वल टू कुछ mx प्लस c फॉर्मेट में, जहाँ पे y एक्सिस में है v, स्लोप अभी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, और x एक्सिस में s है और इंटरसेप्ट इसका दे रखा है y एक्सिस में वो 20 के बराबर। स्लोप के लिए जानते हैं हम लोग किसी भी कर्व का स्लोप पता करते हैं tan थीटा से, तो यहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये है थीटा, तो ये वैल्यू मिलेगा आपको tan थीटा की हेल्प से। तो ये 50 है, ये 20 है, तो ये वैल्यू आ गया 50 माइनस 20 विल बी इक्वल टू 30, और जबकि ये रिजल्ट है आपके पास 15। तो स्लोप के लिए हम लोग जानते हैं स्लोप विल बी इक्वल टू m, जो कि होता है tan थीटा, और tan थीटा आपको मिला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज आ गया 2, तो यहाँ पे आपने लिखा 2s। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ जब s हो तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dv बाई ds विल बी इक्वल टू 2 के बराबर। dv बाई ds अगर 2 के बराबर आ गया तो पूछा गया आपसे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन को लिखेंगे v इंटू dv बाई ds। तो v का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 2s प्लस 20 और dv बाई ds आपका आया यहाँ पे 2 के बराबर, तो ये मिला आपको 4s प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 40। एक्सेलरेशन a पूछा है आपसे s बराबर 2 पे पूछा गया, तो s बराबर 2 यहाँ पे पुट कर दिए, तो ये वैल्यू हो गया 2 प्लस 40, तो ये आ गया आपके पास 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 33. The graph below show
द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी है और फिर वेलोसिटी धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज करता हुआ, देखिए यहाँ पे 0 भी हो और डिक्रीज किया गया निगेटिव में, तो इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो बिटवीन 0 से लेकर 2 के बीच में, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी डिक्रीज किया तो ये कहलाएगा आपका रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मिला कहाँ तक, तो अप टू 2 तक चले गए, ये वैल्यू 0 है, बीच में यहाँ पे आया 1। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 से 3 के बीच में वेलोसिटी माइनस से 0, 0 से यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये रिजल्ट अगर यहाँ पे पॉजिटिव, चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा तो ये रिजल्ट यहाँ से क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपके पास 3, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर 8.653 ग्राम एंड 4.23 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया आपसे। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी को आप लिख सकते हैं मास बाई वॉल्यूम के टर्म में, जिसमें मास आपको दे रखा है, मास दे रखा है 8.653 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम दे रखा है 4.23। सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 2.0456 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। लेकिन लास्ट में बोला क्या गया आपको, सिग्निफिकेंट फिगर। जानते हैं जब भी कभी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो फाइनल रिजल्ट उसी की हेल्प से लिखते हैं जिस नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, बिकॉज 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। तो फाइनल आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू 4.23, तो विल बी 2.0। अब यहाँ से ये इसको एक राइज करा देंगे तो आ जाएगा 2.05, तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, if the unit of the force is 400 Newton, unit of the length is 25 meter, unit of the time is 250 second, what is the unit of mass in this system of the units। देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंस F बराबर होता है यहाँ पे m इंटू a, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे मास के बारे में, तो m बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन। तो फोर्स को तो हम लोग लिखते हैं यहाँ न्यूटन में, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो इसी मास का वैल्यू लिख रहे हैं, न्यूटन का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 400, मास यहाँ पे दे रखा है, ये मीटर दे रखा है आपको 25, मास की वैल्यू लिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, इनटू सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड ऊपर चला गया तो ये आ गया 250 इंटू 250। सॉल्व किए तो ये आपको मिलेगा 10 टू द पावर 6 kg के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, the variation of a quantity A with quantity B, the plotted in figure describe the motion of a particle in a straight line। तो quantity B may be represent a time, हो सकता है कि यहाँ पे ये B टाइम हो जाए। आगे चलते हैं, क्वांटिटी A इज वेलोसिटी ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म। तो A के बारे में देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है और B को आप एज ए टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे V तो यूनिफॉर्म के लिए ऐसा होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे कैसा बोल दिया, ये इंक्रीजिंग में है तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म में। तो सेकंड वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पे क्या दिखा आपको, करेक्ट है। थर्ड के पास चलो, क्वांटिटी A इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। हाँ ये पॉसिबल है कि अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें और B को टाइम ले रहे हैं, यहाँ पे X को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी ये टर्म भी सही है। फोर्थ के पास क्वांटिटी इज द वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे वेलोसिटी बोल दे, यहाँ टाइम बोल दे, तो इंक्रीजिंग है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो B नहीं, मतलब सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में जो जहाँ दिखा हुआ वो होगा, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। Next question, question number 37. A bird is tossing, flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road. One car has a speed of 30 km per hour while the other has the speed of 40 km per hour. The bird starts moving with the first car towards the other and is moving with the speed of 20 km per hour, and when the two cars were separated by 105 km, what is the total distance covered by the bird। तो क्या हम लोग इसको यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से पहले कुछ बना लेते हैं। एक यहाँ पे आपके पास कार A है, मान लेते हैं ये कार A है जिसका स्पीड दे रखा है आपको, ये V1 दे रखा है जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी कार है जिसको अप्रोच कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है,
ये कार बी जिसका स्पीड आपको दे रखा है V2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, और एक बर्ड है यहाँ पे, तो ये बर्ड मान लेते हैं कि एक बर्ड है जो कि स्पीड दे रखा है उसका 20 किलोमीटर पर आवर, हेडिंग है सेकंड कार की तरफ, ऐसा है। तो बोल रहा कि जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन, जो रिलेटिव सेपरेशन होगा दैट इज एस रिलेटिव, वो दे रखा है 105 किलोमीटर, तब पूछना कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जब दोनों कार एक दूसरी तरफ अप्रोच करते हुए इस डिस्टेंस पर आएंगे तो कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा दोनों कार को ये डिस्टेंस कवर करने में। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एस रिलेटिव इज इक्वल टू, जानते हैं हम लोग यू रिलेटिव इनटू टी, तो टाइम निकाल लिए, यहाँ से टाइम पता कर लिए, विल बी इक्वल टू एस रिलेटिव डिवाइडेड बाय यू रिलेटिव। तो एस रिलेटिव है यहाँ पे 105 किलोमीटर, यू रिलेटिव चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो टाइम आपको मिल गया 1.5 यहाँ पे आवर के बराबर। जैसे ये 1.5 आवर आ गया आपके पास, तो उतनी देर में कितना बर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चूंकि बर्ड एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ से आपने लिखा एस इक्वल टू यू इंटू टी के बराबर, वेलोसिटी उसका दे रखा है 20, टाइम आपके पास आ गया 1.5, तो ये आ गया आपके पास 30 किलोमीटर के बराबर, ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, among the four graphs there is only one graph for which average velocity over the time interval 0 to 2 can vanish for the suitably chosen t, which one is it। अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ 3 की बात करें तो देखिए ग्राफ 3 में चूंकि आप यहाँ पे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज टाइम इंटरवल चाहिए आपको, दैट इज टाइम इंटरवल, वही टाइम इंटरवल आपको 0 से t बोला गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप ये लिखेंगे, तो एक आपने लाइन ड्रॉ किया ऐसे, तो किसी भी गिवन टाइम में देख रहे हैं यहाँ पे एक या टाइम यहाँ पे t है, ये टाइम 0 है, तो जब यहाँ पे अच्छा xt ग्राफ है, और xt ग्राफ में आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे यहाँ पे एक बार वेलोसिटी कैसा दिखेगा आपको, यानी स्लोप कैसा दिखेगा, डिक्रीजिंग, और एक बार यहाँ पे स्लोप कैसा दिखा आपको, इंक्रीजिंग, यानी जितने अमाउंट से यहाँ पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है उतने अमाउंट से यहाँ पे स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग दिख रहा है। तो यहाँ पे नेट जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये क्या कर देगा, ये वैनिश कर देगा गिवन ग्राफ में। तो ऑप्शन आपको दिखेगा एक ही, दैट इज कॉल्ड 3। नेक्स्ट question number 39, at a metro station a girl walks up a stationary escalator in time t1, if she remains stationary on the escalator then the escalator take her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator। तो पहले एक यहाँ पे बात करें कि तो velocity of girl with respect to escalator, तो यहाँ पे क्योंकि आप लिख सकते हैं वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस रिमेन सेम डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम कितना लिख रहे हैं आप यहाँ पे t1 के बराबर। तो यहाँ से एक ये रिजल्ट मिल गया आपको। अगर ओनली एस्केलेटर इज मूविंग, तो ओनली एस्केलेटर इज मूविंग, तब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है L/T2 पे। तो पूछ रहा कि वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिखेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख ले रहे हैं, जो पूछ रहा आपसे, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू स्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्केलेटर, क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में तब भी आप यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं यहाँ t के बराबर, जबकि ये रिजल्ट है आपके पास L/T1 और ये रिजल्ट है आपके पास L/T2, L कट हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया आपके पास T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट Question number 40, a lift is coming from 10th floor and is just about to reach 6th floor, taking ground floor as origin। देखिए पहले यहाँ पे बना लेते हैं, इतने स्टेटमेंट को जो बोला गया वो लिख लेते हैं। ये आ गया आपके पास ग्राउंड के बराबर, ये है आपके पास 6th फ्लोर, और ये है आपके पास यहाँ बोला गया 10th फ्लोर। ऐसा आगे चलते हैं। एंड पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स फॉर ऑल क्वांटिटीज, तो इस डायरेक्शन को माना गया पॉजिटिव,
जितनी भी क्वांटिटीज है सबके लिए अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए अगर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसके बेसिस पर लिख रहे हैं लिफ्ट जो है वो 10th फ्लोर से आ गया 6th फ्लोर पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लिफ्ट का मोशन का डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। मोशन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है और यहाँ पे आपने लिखा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होने की वजह से वेलोसिटी, चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हैं, ये जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी तो आपको मिलेगा यहाँ पे नेगेटिव, यानी v दिखा आपको नेगेटिव। अगर v नेगेटिव दिखा, दूसरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो यहाँ से आप यहाँ पहुँच गए फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो गया यहाँ पे नेगेटिव, चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन को आपने माना है पॉजिटिव। बात आती है यहाँ पे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन एक्ट किधर हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, चूंकि यहाँ पे 10th से 6 पे पहुंचा, तो ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब रिटार्डेशन ऑलरेडी क्या होता है, नेगेटिव होता है, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन को क्या माने आप, पॉजिटिव। तब उस केस में इस एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे x नेगेटिव, v नेगेटिव और a पॉजिटिव, तो ऑप्शन आपका दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। Now next question number 41. A hill is 720 meter high. Supplies are to be sent across the hill using a cannon that can hurl packets at a speed of 130 meters per second over the hill. The cannon is located at a distance of 690 meters from the foot of hill and can be moved on the ground at a speed of 3 meters per second, so that its distance from the hill can be adjusted. What is the shortest time in which a packet can reach on the ग्राउंड अक्रॉस द हिल? पूछा कितना समय लगेगा टोटल ऐसा होने में। अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो मान लेते हैं ये एक हिल है जिसका हाइट दे रखा है आपको h = 720 मीटर के बराबर ये हिल है। कैनन यहाँ पे सिचुएटेड ऐसा, जो कि फायर कर रहा है या पैकेट्स को फायर कर रहा है, जिसका स्पीड दे रखा है आपको 130 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx और एक इसके पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट Vy। जबकि यहाँ पे कैनन भी मूव कर रहा है अपने एक स्पीड से, जो कि दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये टोटल जो डिस्टेंस सिचुएटेड है वो बोल रहा है 690 मीटर की दूरी पर सिचुएटेड था कैनन बिफोर फायरिंग, पैकेट्स को हल करने से पहले। तो ये स्पीड आपको दे रखा है 130 मीटर और साथ साथ में कैनन मूव कर रहा है ताकि वो एडजस्ट कर सके कि ग्राउंड इसको पैकेट को अदर साइड ऑफ द हिल भी वो जाके स्ट्राइक करे। तो देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग फर्स्ट में केस में बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को लिख सकते हैं Vy² = Uy² प्लस 2ay इंटू sy। तो यहाँ पे Vy² यहाँ पे लिखे, Vy² ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोजेक्शन किधर हो रहा है इसका कैनन का, हॉरिजॉन्टल साइड में, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। जबकि ये क्या मिला आपको +2 और ये हो गया g, और यहाँ पे हाइट आपको दे रखा है 720 मीटर के बराबर। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया तो Vy² हो गया यहाँ पे 2 × 10 × 720, जो कि हो गया 14400। तो यहाँ पे Vy का वैल्यू आपके पास आ गया 120 मीटर पर सेकेंड। जैसे Vy मिल गया तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल वेलोसिटी ये v, अगर इसको मान लें टोटल वेलोसिटी v, तो v बराबर लिख सकते हैं √Vx² प्लस Vy का स्क्वायर। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पैकेट्स का निकाल सकते हैं, तो दैट इज हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ पैकेट को, चूँकि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x से, तो उसको x से लिख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा Vx² विल बी इक्वल टू V² माइनस Vy²। तो Vx² Vy दे रखा है आपको 130 का स्क्वायर माइनस Vy आपने पता किया यहाँ से 120 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 2500 Vx²। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिल गया आपको 50 मीटर पर सेकंड। तो देखिए जब यहाँ कैनन से इसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पहले ये भी पता कर लेते हैं कि इस पैकेट्स को यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, हिल तक जाने में। तो टाइम टेकन बाय पैकेट, टाइम टेकन बाय पैकेट, देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ से h बराबर ½ ऑफ GT² लिख सकते हैं आप यहाँ से टाइम। तो t = क्योंकि पर्टिकुलर हाइट दे रखा है यहाँ पे, तो t = √2h/g। तो यहाँ से पता किए √2, यहाँ पे ये 720 डिवाइडेड बाई हो गया ये 10, इससे कट हो गया, तो t बराबर
ये हो जाएगा √144, दैट इज 12 सेकंड लगेगा। ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया एक्चुअल में रीच करने के लिए। सेम लेवल पे हम लोग जानते हैं यही किसके बराबर हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट के। तो यहाँ से अगर ये आए और आके इसको ऐसे स्ट्राइक कर जाए, ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक कर जाए अदर साइड में, तो आप जानते हैं टोटल क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लैट, जिसको आप लिख सकते हैं कैपिटल T विल बी इक्वल टू TA प्लस TD के बराबर। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे TA प्लस TD विल बी इक्वल टू 24 सेकेंड। अभी एक रिजल्ट दिखा आपके पास, लेकिन उसी के साथ में देख रहे हैं आपकी कैनन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब तक ये पैकेट यहाँ तक पहुँचेगा 12 सेकंड में, तो इस कैनन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, पहले इसकी बात कर रहे हैं, पैकेट्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ पैकेट्स फ्रॉम द कैनन, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ux इंटू टी गिवन टाइम में। तो ux आपने पता किया था जो कि था 50 के बराबर, और टाइम यहाँ पे उसने लिया 12 का। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया sx विल बी इक्वल टू दैट इज 600 मीटर, जबकि टोटल डिस्टेंस कितना था 690, और कैनन भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो कैनन को अब यहाँ पे हिट करने के लिए इस यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हुए इस डिस्टेंस पर, और जबकि ये डिस्टेंस पे आने पे टोटल डिस्टेंस अब कितना चलना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैनन, ट्रेवल्ड बाय कैनन लिखेंगे अब आप, दैट इज कितना हो जाएगा भाई 690 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। मतलब उसको एडजस्ट करने के लिए अब जो डिस्टेंस को, ये कैनन को एडजस्ट करने के लिए अब डिस्टेंस चलना पड़ेगा ओनली 90 मीटर। तो यहाँ से क्या आप टाइम बता सकते हैं कि टाइम क्या हो जाएगा, तो जानते हैं हम लोग डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना बचा आपके पास अब 90, स्पीड दे रखा है कैनन का कितना है आपके पास 3, तो ये टाइम आपके पास आ गया, इसको T1 करके लिख ले रहे हैं, ये टाइम आपके पास आ गया 30 सेकेंड। तो पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा मिनिमम टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस कैपिटल T दैट इज 30 प्लस, और ये रिजल्ट आपके पास आया था 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 54 सेकेंड के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Question number 42. A man runs across the rooftop of a tall building and jumps horizontally with the hope of landing on the roof of the next building, which of the lower height that the first. If the speed is 5 meter per second, the horizontal distance between the two buildings is 8 and the height difference is 45 meter. How much horizontal distance will it cover? तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है, a man runs across the rooftop of a tall building, कुछ ऐसा tall building and jumps horizontally, ये देखिए ये ऐसे मूव किया हॉरिजॉन्टली ऐसा, ux आपको दे रखा है, मैन के लिए बात कर रहे हैं, विद द होप ऑफ अ लैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ नेक्स्ट बिल्डिंग विच ऑफ द लोअर हाइट ऑफ द फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा लोअर हाइट पे ऐसे, यहाँ पे आके जंप करेगा, ये ऐसे ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल करता हुआ, विद द स्पीड ऑफ, इफ हिज स्पीड ये भी दे रखा आपको 5 मीटर पर सेकेंड। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज, ये दोनों के बिल्डिंग का डिस्टेंस दे रखा आपको 8 मीटर इज 8 मीटर, एंड द हाइट डिफरेंस इज 45 मीटर। ये जो देखिए ये जो हाइट डिफरेंस है ये वाला, ये हाइट डिफरेंस आपको दे रखा है 45 मीटर। चूँकि ये अगर डिस्टेंस कैपिटल एच है, इसका डिस्टेंस अगर यहाँ पे स्मॉल एच है, तो इन दोनों का डिफरेंस 45 मीटर, ये 8 है तो आप जान गए ये भी 8 मीटर होगा। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे 45 मीटर, हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल ही कवर, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो क्या यहाँ पे आप पहले टाइम पता कर सकते हैं कि टाइम कितना हो जाएगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो T इक्वल टू आप जानते हैं √2h डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से आपने टाइम लिख लिया, तो √2, यहाँ पे हाइट है 45 डिवाइडेड बाई 10 लिखे, तो ये आ गया 3 सेकेंड इसको लगा ऐसा करने में, मैन को यहाँ से यहाँ तक जंप करने में 3 सेकेंड लगा। तो पूछा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कभी जानते हैं हम लोग फार्मूला रेंज बराबर क्या होता है यहाँ पे ux इंटू टी, तो ux इंटू टी के बराबर, तो ux आपको दे रखा है यहाँ पे किसके बराबर है 5 इंटू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ गया ये 15 मीटर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ए ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 6 स्टेप फॉरवर्ड एंड 4 स्टेप बैकवर्ड
followed again by 6 step forward and 4 step backward and so on. Each step is 1 meter long and require 1 second. देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया कि जो ईच स्टेप है, ईच स्टेप वो है 1 मीटर लॉन्ग और टेक 1 सेकेंड. ये इन्फॉर्मेशन पहले मिला. हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 15 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट. देखिए अगर फर्स्ट केस में वो 6 स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है तो 6 स्टेप फॉरवर्ड चलने में कितना वो इन फर्स्ट 6 स्टेप, इन फर्स्ट 6 स्टेप्स वो कितना चलेगा, क्योंकि एक स्टेप 1 मीटर का है तो वो चलेगा कितना 6 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचा फ्रॉम द पिट, तो डिस्प्लेसमेंट पिट है 15 और 6 वो चल चुका, तो यानी 11 मीटर उसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा बिफोर फॉल, उस पिट में गिरने से पहले, बिफोर फॉल. ये पता कर लिए. अगर आपके पास 11 मीटर है तो अच्छा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने इन्वॉल्व हुए, 6 स्टेप फॉरवर्ड है, 4 स्टेप बैकवर्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने इन्वॉल्व हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज 6 + 4 इज इक्वल टू 10 स्टेप्स. 10 स्टेप्स आपको मिले तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 10 स्टेप्स. देखो 6 आगे जाना, 6 मीटर, चूंकि हर एक स्टेप 1 मीटर का है, 4 मीटर पीछे जाना, तो टोटल इसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2 मीटर का. और इसमें टाइम कितना लगेगा, एंड टाइम इन 10 स्टेप्स, हर एक स्टेप का टाइम 1 सेकंड है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा भाई 10 सेकंड का. तो टोटल अगर 11 मीटर के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, जाना है आपको 15 तक, तो आप कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए 2 मीटर वो चला, फिर +2 मीटर चला, फिर +2 मीटर चला, फिर +2 मीटर चला, कितना हो गया 2 2 4 +2 6 +2 8 +2 मीटर आ गया 10. अब जाना है 15 तक, क्योंकि आप 12 नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपके पास इन्वॉल्व हुआ ओनली 11, तो आप 10 तक आए. और लास्ट स्टेप जो कवर करेगा उसमें डिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा 5 मीटर. देखिए इस 2 मीटर में डिस्प्लेसमेंट इन 2 मीटर में कितना समय ले रहा था वो 10 स्टेप में 10, तो इसमें टाइम कितना लेगा वो 10 सेकेंड. तो यहाँ भी टाइम कितना आ जाएगा 10, यहाँ भी टाइम हो जाएगा 10, यहाँ भी टाइम हो जाएगा 10, यहाँ भी टाइम हो जाएगा 10. और जबकि 5 मीटर के लिए हर एक स्टेप का चूँकि 11 मीटर के बाद में जो 10 स्टेप चलने के बाद में जब वो 5 मीटर और चलेगा तो हर एक स्टेप का डिस्टेंस है 1 मीटर, टाइम है 1 सेकंड, इसलिए वहाँ पे टाइम कितना लेगा 5 सेकंड. तो ये टोटल नंबर यहाँ पे हो गया 50 और यहाँ पे 5 को ऐड कर दिए तो आ गया 55 सेकंड बाद वो ड्रंकार्ड. Question number 44. A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1.2 km, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure. यानी साइकिलिस्ट यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया, फिर ऐसे सर्कमफ्रेंस में घूमा, फिर यहीं पे वापस आ गया. तो पूछ रहा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि इस एवरेज स्पीड पूछा है. तो एवरेज स्पीड जो होता है वो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होगा, तो दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम के बराबर होगा. टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस पहले ये r चलेगा, फिर इसके बाद में ये डिस्टेंस आपको मिलेगा सरकमफ्रेंस, इसका यहाँ क्वाड्रेंट πr/2, फिर ये रेडियस आपको मिलेगा r, तो यहाँ लिख लिए r + πr/2 + r, और ऐसा करने में उसको समय लगा 15 मिनट, तो उसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो 60 से डिवाइड. तो यहाँ पे r कॉमन ले लिया और r का वैल्यू दे रखा है आपको, यहाँ पे पहले r कॉमन ले लेते तो मिला 2 + π/2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई आ गया 1/4 के बराबर. r की वैल्यू पुट कर दिए, रेडियस आपको दे रखा है 1.2 किलोमीटर, और इसको ये 15 मिनट तो इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए, सॉरी सेकंड में नहीं, इसको आवर में कन्वर्ट कर लिए, तो ये हो गया 1.2 इंटू यहाँ पे 4 लिखे, ये 2 प्लस यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट आया आपके पास 17.14 किलोमीटर पर आवर. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड. नेक्स्ट Question number 45. A stone tied to the end of a string 120 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 35 revolution in 40 seconds, what is the magnitude of acceleration of the stone? देखिए हॉरिजॉन्टल सर्किल की बात किया गया,
इसको यहाँ पे एक एंड से अटैच कराने के बाद में ऐसे मूव करा रहे हैं स्पीड v से। ये इसका सेंटर o है, यहाँ पे ये रेडियस r है। तो क्या जानते हैं हम लोग, ए सी इक्वल टू एक्सलेशन पूछा गया, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाई आर, और v बराबर r ओमेगा होता है। क्या इसको r ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज v बराबर r ओमेगा, तो r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन को। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन यहाँ पे रेडियस आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 120 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो ये वैल्यू आपको दे रखा है, यानी कि ओमेगा जो है ये दे रखा है 35 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो जो कि होता है क्या, 2 पाई यानी थीटा बाई एन। एक बार और लिख ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ये वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए एक बार लिख ले रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू जानते हैं हम लोग थीटा डिवाइडेड बाई टी होता है, और थीटा को लिख सकते हैं 2n पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे टी। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 2n, n नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है आपको 35 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 40 लिख लिए, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, 2 इंटू 35 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 4040 का स्क्वायर। ये वैल्यू को सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया आपके पास 36.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। तो ये था आज आपका डिस्कशन स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग और अच्छा करें नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।